पहला चैप्टर चल रहा था। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो विद्युत आवेश के बारे में हमने पढ़ा था। विद्युत आवेश की परिभाषा, प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक ऋणात्मक, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो सजातीय और विजातीय। सेम सेम होता है, समान होता है। जैसे पहला आवेश भी प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो सजातीय है, ये सजातीय होते हैं। ये भी दोनों सजातीय है। एक प्लस और एक माइनस होगा, वो क्या होंगे? विजातीय। सजातीय एक दूसरे से नफरत करते हैं, मतलब इसमें क्या होता है? आकर्षण। इन दोनों का आपस में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, नफरत प्रतिकर्षण ही होगा क्योंकि समान आवेश है। अगर विजातीय आवेश होंगे उनमें क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ये पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं इसका मात्रक आवेश का। क्या होता है? कूलम होता है। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से दर्शाते हैं कूलम। इसके अलावा इसके छोटे मात्रक भी होते हैं। कूलम बड़ा मात्रक है, बड़ी मात्रा में आवेश होगा उसको कूलम से मापेंगे। माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो, फिर पिको, इस तरह के जो होते हैं मात्रक। इसके अलावा एक और दूसरा मात्रक होता है, उसको आप निकालने के लिए आपको पता है विद्युत धारा आई का मतलब होता है इकाई समय में प्रभावित होने वाला आवेश। क्यू से दर्शाएंगे आवेश को। विद्युत धारा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। या फिर विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। दर का मतलब होता है एक सेकंड में कोई भी माध्यम है या फिर कोई भी चालक है, उससे कितने आवेश निकल रहे हैं, वो क्या होती है? विद्युत धारा आई होती है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो हम क्यू का भी मात्रक निकाल सकते हैं। इससे हम निकालेंगे क्यू का मान, आवेश का मान क्या होगा? आई गुणा टी। तो मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक एम्पियर और सेकंड। एम्पियर सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड या एम्पियर सेकंड लिखा जाता है। एक और आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकंड। तो कहां से आया आपको पता होना चाहिए। ये सूत्र हमें मिला है, सूत्र परिभाषा से मिला है। विद्युत धारा का मतलब होता है इकाई समय या फिर आवेश के प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और जब दर की बात आती है, दर का मतलब होता है प्रति सेकंड। तो किसका भाग देंगे? समय का। जो भी समय है उसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाती है? दर आ जाती है, रेट आ जाती है। तो ये विद्युत धारा का सूत्र था, इससे हमने आवेश का सूत्र प्राप्त किया। क्यू बराबर आई टी होगा। इसको हम मापते हैं एम्पियर में और इसको किस में मापते हैं? सेकंड में। इसकी विमा एम्पियर का होता है मात्रक ए, और इसको किससे दर्शाते हैं? टी से। सेकंड समय का मात्रक है ना, तो ए टी, ये इसकी विमा हो जाती है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। क्यू से दर्शाते हैं किसको? आवेश को।
ये आवेश को दर्शाने का तरीका होता है, आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं। एक आवेश, दो आवेश, तीन आवेश, बहुत सारे आवेश होते हैं, उनको कहते हैं Q1 Q2 Q3, इस तरह से। तो ये लिख, ये लाइन लिख लेना साथ में। आवेश एक क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब इसका मापांक होता है। मापांक का मतलब मैग्नीट्यूड, कितना आवेश है वो पता है, लेकिन इसकी दिशा नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती आवेश की, इसलिए अदिश राशि है। विद्युत धारा को हम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। तो दर का जब भी बात आती है, आवेश आवेश को कहते हैं क्यू, और दर है प्रति सेकंड। टाइम का जब भाग जाता है तो वो दर बन जाती है कोई भी वस्तु। उसके बाद देखो, दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो होता है चालक और एक विद्युत रोधी। चालक उसको कहते हैं जिसमें से विद्युत या फिर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालक किसको कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा कब परिपथ में बहेगी? जब उसमें क्या होगा? आवेश का प्रवाह होगा। और आवेश का प्रवाह होने के लिए वो आवेश किसके द्वारा जाएगा? खुद चल के नहीं जाएगा, उसके लिए आवेश वाहक की जरूरत होगी। तो चालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश वाहक पाए जाते हैं, गतिशील आवेश वाहक होते हैं, जो चार्ज या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता या फिर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। इनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं पाए जाते हैं, और इनमें जहाँ पे चार्ज दोगे वहीं पे वो चार्ज या आवेश जिस बिंदु पे दोगे, जैसे ये कुचालक पदार्थ है, इसको हमने आवेश दिया तो वो आवेश कहाँ रहेगा? इसी सिरे पे रहेगा, आगे नहीं जा पाएगा। और चालक में क्या होता है? उसी क्षण पूरी सतह पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, और आगे और कोई चालक पदार्थ है तो उस पे भी चला जाएगा। करंट का जो तार होता है ना, विद्युत धारा का, उसको प्लस से पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे क्या होता है? कुचालक पदार्थ होता है, तो कुचालक पदार्थ पे चार्ज नहीं आ सकता। डायरेक्ट आप अगर हाथ लगाओगे तो विद्युत का अच्छा चालक होता है मनुष्य का शरीर, कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब चालक होता है। आवेश का प्रवाह हो सकता है शरीर में, इस प्रकार के बहुत से मुक्त आवेश वाहक पाए जाते हैं, जो आवेश का क्या करेंगे? प्रवाह करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित होगी शरीर में, और फिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? जन हानि होती है। तो चालक ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आसानी से होता है। कारण क्या है इसका? मुक्त आवेश वाहक पाए जाते हैं। तो चालक को जो भी आवेश दोगे वो उसी क्षण पूरी सतह पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा।
विद्युत रोधी में ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है और इनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं पाए जाते हैं, इन दोनों में नहीं नहीं आएगा। और जो भी आवेश दोगे, जहां पे दोगे, जिस सिरे पे दोगे, वहीं पे आवेश पूरा पड़ा रहेगा। तो ये चालक और विद्युत रोधी में अंतर है, ये दो तो अंतर है ही। पहली बात, आवेश का प्रवाह आसानी से होगा नहीं, और आवेश का प्रवाह जब नहीं होता तो विद्युत धारा नहीं बहती है। दूसरी बात, दिया गया आवेश जिस स्थान पे दोगे वहीं पे संचित होकर रह जाएगा, मुक्त आवेश वाहक नहीं पाए जाते। आवेश वाहक का मतलब होता है जो आवेश को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं, वो आवेश वाहक होते हैं। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही आवेश को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। मुक्त का मतलब क्या होता है, जो गतिशील होते हैं। दुर्बल बंध से जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील अवस्था। याद रह जाएगा नहीं तो कोई नहीं। अब किसी भी पदार्थ को अगर आवेशित करना है तो उसके तरीके कौन कौन से हैं, किन किन तरीकों से हम आवेशित कर सकते हैं। तो पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन, या फिर इसको बोला जाता है घर्षण। जैसे मैंने पहला पदार्थ लिया, दूसरा ये पदार्थ ले लिया कोई, इनके मध्य क्या कराया, घर्षण। घर्षण से क्या होगा, कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल बंध से बंधे हुए होते हैं। प्रोटॉन तो कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, इसलिए उनपे तो प्रबल बंध होता है, तो प्रोटॉन को आप इस दोनों पदार्थ से अलग नहीं कर सकते। इनमें जो ट्रांसफर होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं। जैसे सोडियम है, या फिर हाँ सोडियम ले लिया आपने, परमाणु क्रमांक क्या होता है, कितना होता है, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। दो इनमें होंगे। जो बाहर वाला कक्ष होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा। तो इसको अष्टक पूरा करना है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या फिर इसी को क्या कर दे, त्याग दे। तो 7 उधार लो या फिर एक किसी को दे दो, दोनों में से आसान कौन सा होता है, एक का त्याग कर देना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा सोडियम। तो Na पे जो आवेश आएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का एक। एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया तो प्लस का ई, ये हो जाएगा इसका आवेश। तो इसी प्रकार जब घर्षण होगा तो घर्षण में भी देखो, मान लिया यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें चली गई, आपने मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देगा। दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो इस पे जो आवेश होगा वो होगा प्लस का 2e।
और इस पे होगा माइनस का 2e। और ई क्या होता है? ई इलेक्ट्रॉन का आवेश माना जा, इलेक्ट्रॉन के आधार पे माना गया है। जो आवेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन के आधार पे माना गया, प्रोटॉन के आधार पे नहीं माना, क्योंकि प्रोटॉन को क्या होता है अलग करना बहुत मुश्किल होता है, प्रबल बंद होता है नाभिक में। बाहर वाले कक्षकों पे जैसे जैसे दूर जाएंगे नाभिक से वैसे वैसे क्या होगा, बल दुर्बल होता जाएगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका त्याग करना आसान होता है, उसको बाहर निकालना आसान होता है। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। तो इस वजह से हम नाभिक से प्रोटॉन को अलग आसानी से नहीं कर पाते, उसके लिए आपको अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक बल चाहिए। तो इसमें ये ग्रहण कर रहा है और ये त्याग रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये उदासीन था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे? प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। इसमें भी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। मान लीजिए इसके पास में 4 प्रोटॉन है और 4 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। इधर आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाएंगे? 2। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन है 4 और इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो चार्ज होगा वो क्या होगा? धनात्मक, धन आवेशित हो जाएगा। इसमें 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हो जाएंगे? 6 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो जितना आवेश प्रोटॉन का होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का होता है। ये धनावेशित होता है और ये ऋणावेशित होता है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश हो जाएगा इसमें कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इसमें हो जाएगा धन आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इस पे जो चार्ज होगा वो Q1 वो होगा 2 इंटू 1.6। ये किसका चार्ज होता है? ई का मान होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, इतना ही आवेश होता है। प्रोटॉन के लिए ये क्या होता है? धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए ऋणात्मक होता है। और ये है Q2, इस पर आवेश माइनस का 2 इंटू आवेश का मात्र क्या है? कूलम है, इसलिए लास्ट में C लिख रहे कूलम। इस पे Q1 होगा और इस पे Q2 होगा। वापस देखेंगे ये पूरा क्या है? एक निकाय है और इस निकाय का संपूर्ण आवेश जो होगा, टोटल आवेश का मतलब होगा Q1 प्लस Q2 और ये वापस क्या होगा? 0। दोनों कण आवेशित हो गए लेकिन कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। एक पदार्थ ने जितना आवेश का त्याग किया उतना ही दूसरे ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। आवेशित तो दोनों ही हो गए लेकिन संपूर्ण आवेश कितना है? 0 है। और इसी को हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम कहता है प्रकृति के अंदर न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो इसमें पहले कितना था आवेश? कुल आवेश 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो 4 प्रोटॉन का मतलब 4 इंटू 10⁻4, तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻−19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन का माइनस का 4 1.6 10⁻−19 कूलम। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आवेश? 0 आएगा ना। घर्षण से पहले भी इसका आवेश ये उदासीन था, घर्षण से पहले ये भी उदासीन था, लेकिन घर्षण के बाद ये अब उदासीन नहीं है। इस पर चार्ज कितना हो गया? ये आ गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें कितना आ जाएगा? धन आवेश। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल चार्ज कितना था? 0 था। लेकिन अब कितना हो जाएगा? माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ये हो जाएगा।
घर्षण से पूर्व पहले वस्तु पर जो चार्ज है उसको हम क्या कहेंगे Q1। Q2 भी बराबर किसके है, 0 के। तो निकाय का कुल आवेश कितना है, 0 ही है। पहले 0 था, अब घर्षण के बाद में देखते हैं। Q1 पहली वस्तु ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इस पर आवेश है 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 10 की घात -19 कूलम। Q2 दूसरी ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन 6 थे, इलेक्ट्रॉन भी 6 थे, लेकिन अब बढ़ गए 2 8 हो गए। तो कौन सा आवेश ज्यादा हो गया, ऋण आवेश। कितना ज्यादा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब वापस निकालेंगे Q संपूर्ण आवेश, इन दोनों को जोड़ना है, एक संख्या प्लस में एक माइनस में है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो कितना आएगा 0 कूलम। तो घर्षण से पूर्व और घर्षण के पश्चात कुल आवेश कितना है, सेम है, बराबर है। 0 होना जरूरी नहीं है, सेम होना चाहिए। और जब सेम है तो ये आवेश क्या है, संरक्षित है, आवेश कहीं नहीं गया, जितना पहले था अपने पास उतना ही क्या है, बाद में है। ये कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। तो फिलहाल तो आपको यही पढ़ना है, घर्षण के द्वारा, संपर्क के द्वारा आवेशन कैसे होता है। इतना ही लिख लो। आवेश संरक्षण नियम जब बताएंगे तो वापस आपको और बता देंगे। दोनों ही वस्तुएं आवेशित नहीं थी, जैसे ही घर्षण किया इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से दोनों वस्तुएं क्या हो जाएगी, आवेशित। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हो जाएगी धन आवेशित, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो हो जाएगी ऋण आवेशित। और मैंने कहा था आवेशन का कारण होता है या तो आधिक्य या फिर क्या होगा, अल्पता या न्यूनता। कुछ जोड़ रहे हो तो भी आवेशित होगी, हटाओगे तो भी आवेशित होगी। और जुड़ते और हटते इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वही दुर्बल बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं। प्रोटॉन को आप हिला भी नहीं सकते अपनी जगह से, अपनी स्थिति से। आपको कहेंगे आवेश संरक्षण के नियम को समझाइए, तो आपको वही दोनों चीजें बतानी है। घर्षण करा दो, ये भी अनावेशित थी, ये भी अनावेशित थी, इस पर टोटल आवेश पहले कितना था, 0, क्योंकि 4 ही प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, बाद में भी 0। कुल आवेश Q1 और Q2 भी कितना है, 0 ही है। और घर्षण के बाद क्या होगा, पहली पे तो हो जाएगा प्लस के 2 ही, और दूसरी पे हो जाएगा माइनस का 2 ही। वापस Q1 और Q2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो जितना पहले था आवेश घर्षण से, उतना ही घर्षण के बाद में आवेश है, लेकिन दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित। पहले आवेशित नहीं थी, फिर आवेशित हो गई। तो जो नया आवेश आवेशित हुई है उसमें कोई नया आवेश नहीं आया, उसमें क्या हुआ है, आवेश का स्थानांतरण हुआ है। आवेश उत्पन्न होने का कारण है या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है तो धन आवेशित होगा कण। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो कण क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। और आवेश कितना होगा, या तो ई होगा या 2 ई होगा या फिर 3 ही होगा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या, ऐसे थोड़ी होता आधा उसको दे देगा आधा अपने पास रख लेगा, नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पूरा ही जाता है। इलेक्ट्रॉन अविभाज्य कण माना गया है। अविभाज्य का मतलब विभाजित नहीं हो सकता। रोटी होती है ना, उसको तो कर सकते आधा आधा, या फिर कोई भी चीज होती है, पाव रख लो 3 पाव उसको दे दो, ऐसा इलेक्ट्रॉन में नहीं होता है। फोन की दुकान पे जाते हो फोन लेने के लिए, ऐसे थोड़ी कहते हो मेरे को आधा फोन दे दो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन में होता है।
तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो Q का मान एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो E होगा, दो जाएंगे तो दो ही होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो जीरो होगा, या इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, प्लस के दो ही होगा, लेगा तो माइनस में होगा। तो Q का मान E का पूर्णांक गुणज होगा, यहाँ N का मान आएगा, ये कितने ही हो सकते हैं लेकिन E का आना फिक्स है। ये कहलाता आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, वो भी पढ़ाएंगे आप। अब आप विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं। पहला गुण होता है आकर्षण, आवेशों में होता ना। और क्या होता है, प्रतिकर्षण। अगर आवेश सजातीय आवेश है, सजातीय का मतलब पहला आवेश धन आवेश है और दूसरा आवेश भी धन आवेश है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का जो गुण है वो किसका गुण है, सजातीय आवेशों का। ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रतिकर्षण का गुण कौन से आवेश का होता है, सजातीय आवेशों में होता है। ये भी सजातीय आवेश ही है, सेम सेम। विजातीय अगर आवेश होंगे, मतलब एक धनात्मक आवेश से धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण। तो आकर्षण की प्रकृति होती है कौन से आवेशों में, विजातीय आवेशों में। प्रतिकर्षण की प्रकृति कौन से आवेशों में होती है, सजातीय आवेशों में। कई बार दिमाग घूम जाता, आकर्षण लिखा हुआ मतलब सजातीय लिख के आ जाते हैं, क्योंकि आकर्षण भी अच्छा है, सजातीय भी ठीक है वर्ड, लेकिन ये विजातीय आवेश में होता है, आकर्षण कभी भी सजातीय आवेश में नहीं होता है। इसे पढ़ने में सुनने में अच्छा लगता है लेकिन होता नहीं है। एक पहला आवेश धन आवेश है, दूसरा ऋण है, तो भी विजातीय है, आकर्षण होगा। ये पहला गुणधर्म होगा विद्युत आवेश का। दूसरा गुणधर्म इसका आवेश का, विद्युत आवेशों की योज्यता, योज्यता का मतलब योग करना, कैसे करोगे उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको लिखना है, किसी, ऐसे भी आ जाता सवाल, विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम लिखिए, तो उसमें आपको फिर भाषा लिखनी है। भाषा क्या लिखनी है, कोई भी निकाय है, निकाय का मतलब आप जब दो पदार्थों के अंदर आकर्षण क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो निकाय क्या होगा, दोनों पदार्थ होंगे, और जो वातावरण होगा वो पूरा किस में आएगा, निकाय के अंदर आएगा। तो किसी निकाय का कुल आवेश, योज्यता का मतलब जोड़ना, जोड़ने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको कुल चाहिए। निकाय के अंदर विभिन्न कण है, उनका जो अलग अलग आवेश है उनका योग करना है,
और आवेशों का कौन सा योग करना है, ये वर्ड महत्वपूर्ण है। ये लिख दिया आपने। बीज गणितीय योग के बराबर होता है। आपने ये पूरी परिभाषा लिख दी और एक वर्ड ये नहीं लिखा बीज गणितीय, तो परिभाषा पूरी गलत है। पूरी परिभाषा गलत है अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा। बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग का मतलब होता है उसका चिन्ह सहित उसको जोड़ना है, चिन्ह सहित जोड़ना है। जैसे आपने लिखा Q1, किसी निकाय में 3 आवेश है Q1, Q2, Q3। ये मान लिया आपने 2 इलेक्ट्रॉन, -2e मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। यहाँ लिखा हुआ 5e और यहाँ लिखा हुआ है 0। तो आप लिखोगे निकाय का कुल आवेश। Q1 का मान लिखना है, तो ये माइनस भी साथ में लिखना है। अगर ये माइनस में होता तो इसको भी -7 में लिखना है। तीसरा कण क्या है, उदासीन कण है, इस पे कोई आवेश ही नहीं है, तो Q का मान आएगा -3e और कूलाम। क्योंकि आप आवेश लिख रहे हो तो आवेश का क्या होता है, मात्रक होता है, मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम आपको सर। तो कोई भी निकाय है उसका जो कुल आवेश होगा वो आवेश, उसमें जितने भी कण है, जितने भी पदार्थ है, उनके अलग अलग, उन आवेशों का अलग अलग क्या करना पड़ेगा, योग। और वो योग कौन सा लिखना है, बीज गणितीय योग। बस बाकी तो लिखना ही पता है सबको, कुल आवेश जो होगा उन सबको जोड़ने पे होगा। लेकिन आप समझोगे यहाँ 2 ही है और यहाँ 5 ही है, योग करो तो 7 ही हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बीज गणितीय योग का मतलब जो भी है आवेश, उसका चिन्ह भी लो और उसकी मात्रा भी लो, पूरा साथ लेना है। हाँ, इसमें प्लस का 3 होगा, तो ओनली आपको 3e ही लिखना है। तो ये हो गया विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम, योज्यता का गुणधर्म। कोई भी निकाय है उसमें जितने भी पदार्थ है आवेशित, उन सभी टोटल जो उसका आवेश होगा उन सभी पदार्थों के अलग अलग आवेश है, उनका बीजगणित योग कर दो, हो जाएगा कुल आवेश। लिख लिया। तीसरा गुणधर्म, विद्युत आवेश संरक्षित है, किसको हम कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। प्रश्न आएगा आवेश संरक्षण के नियम को समझाइए उदाहरण द्वारा। आवेश संरक्षण के नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको समझाना है, मतलब परिभाषा देनी और उदाहरण भी देना है। तो पहले तो ये नियम है, विद्युत आवेश, आप नया आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते प्रकृति में,
और नया आवेश नष्ट भी नहीं कर, कोई आवेश है तो उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। प्रकृति के अंदर जितना आवेश पहले है, कोई भी आप अभिक्रिया करोगे बाद में भी प्रकृति का या जो कोई भी निकाय है उसका आवेश सेम रहेगा। आवेश को आप क्या करते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित आप कर सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं, किसी वियुक्त निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित होता है। आवेश उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। इससे एक वस्तु से दूसरी पर स्थानांतरित कर सकते हैं। कोई भी वियुक्त निकाय, वियुक्त का मतलब विलगित, प्रकृति निकाय का मतलब आप जिन जिन वस्तुओं पे अभिक्रिया करते हैं वो किस में आती है, निकाय में आती है। तो उसका संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। संपूर्ण आवेश अभिक्रिया से जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे आप इसको स्थानांतरित कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं। ये तो परिभाषा हुई। अब उदाहरण द्वारा समझाना है। उदाहरण देखो, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का विभाजन होता है। केमिस्ट्री में आपने परमाणु पढ़ा होगा। परमाणु के मूल कण तीन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -e। -e का मतलब होता है माइनस में 1.6 10⁻⁻19 खुला, इसमें प्लस में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की, इसकी गोल्डस्टीन ने की, इसकी जेम्स टेडुस ने की। तो न्यूट्रॉन का विभाजन होता है दो कणों में, एक तो प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन। ये होगी अभिक्रिया। अब इसमें आवेश की बात करेंगे। अभिक्रिया हुई है, नई रचना हुई है। इसमें जो निकाय है उसमें कितने कण है, एक ये कण है और इधर ये दो कण है। तो रचना से पूर्व कुल आवेश और रचना के बाद में कुल आवेश देखना है।
कितना है? हमें पता है न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0 ही तो होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन कण होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। न्यूट्रल का मतलब होता है इंग्लिश का न्यूट्रल, हिंदी का उदासीन, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये उदासीन है। और विभाजन हुआ, नई रचना हुई, दो कणों का उदय हुआ, एक प्रोटॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना। इस पे आवेश कितना होता है? प्लस का ही, और इस पे माइनस का ही। तो रचना के बाद इसका होगा 1.6। कुल आवेश जोड़ना है ना, कुल आवेश का मतलब इन दोनों का आवेश जुड़ेगा चिन्ह सहित। इसका आवेश माइनस का 1.6, ये भी कुलाम होगा, ये भी कुलाम होगा। कितना होगा? 0 कुलाम, ये भी 0 कुलाम है। आवेश में कोई परिवर्तन हुआ क्या? रचना से पहले इस निकाय का कुल आवेश 0 था, और रचना के बाद भी कुल आवेश कितना है? 0 है। तो ये होता है आवेश संरक्षण। सवाल आता है 2 नंबर का आ जाए, उदाहरण द्वारा आवेश संरक्षण का नियम समझाइए। तो आपको आवेश संरक्षण के नियम में ये लिखना है, किसी वियुक्त निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब न तो हम कोई नया आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, न ही किसी आवेश को नष्ट कर सकते हैं। जितना आवेश अभिक्रिया से पहले था उतना ही बाद में होगा। घर्षण से पहले जितना आवेश था उतना ही घर्षण के बाद होगा। लिख लिया पीछे वाला, या लिखना है? ये लिख लिया। 3 गुणधर्म हो गए। अगला गुणधर्म है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। है कहियो। लास्ट है। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण समझ लो एक बार, कोई नहीं। मान लीजिए आपके सामने ये वस्तु है उदासीन, कैसी है? उदासीन है। पांच स्टेप है। पहली बार में ये जो उदासीन वस्तु थी, ये वही उदासीन वस्तु, ये पदार्थ है। इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। बाहर जा रहे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कर दिया? Q1 कितना होगा? 2 ही होगा, प्लस का 2 ही होगा। सेकंड, तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, 1 2 3, एक ही रास्ते से, चाहे कैसे ही दो। Q2 कितना हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। उदासीन था मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे संख्या में, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एक्स्ट्रा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 3। एक इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता माइनस का ही, तो 3 जन है तो -3। एक इलेक्ट्रॉन दिया और प्रारंभिक अवस्था में कैसी थी ये वस्तु? उदासीन थी। तो आवेश Q का मान कितना हो सकता है? आवेश Q को आप लिख सकते हैं Q बराबर
प्लस का कितनी संख्या लगा के ई लिख सकते हो, जितने आप इसमें से निकाल रहे इलेक्ट्रॉन। माइनस का लिख सकते हो, या फिर उधर जीरो भी हो सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, एन ई। कोई भी आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, एन गुणा ई के बराबर होता है। एन का मान जितने इलेक्ट्रॉन निकालो वो माइनस में, प्लस में, जितने इलेक्ट्रॉन दोगे वो माइनस में हो जाएगा। तो एन का मान धनात्मक हो सकता है, एन का मान ऋणात्मक हो सकता है, और एन का मान जीरो भी हो सकता है। तो ये जो नियम है, क्यू जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, इस ई का एन गुणा होता है। और इस ई को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये एक विशेष प्रकार का आवेश होता है, इसको कहते हैं मूल आवेश। कौन सा आवेश कहते हैं, ई को मूल आवेश। तो ये एन क्या होगा भाई, क्या होगा, पूर्णांक होगा। संख्या तो 2.5 भी होती है, पूर्णांक होगा। मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, -1 -2 -3, धनात्मक भी हो सकता है, और एन का मान जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक आपको बताए हुए ना, 0 1 2 -1 -2, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है किसी भी पदार्थ या वस्तु मूल आवेश ई का पूर्णांक गुणज होता है। हमने क्या लिखा था, Q बराबर Ne। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश है, टोटल आवेश क्या मानेंगे हम, Q। मूल आवेश कौन होता है, E। मूल आवेश E लिखा हुआ। इसका पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, N। तो Q बराबर क्या होगा, Ne। यहाँ पूर्णांक आएगा हमेशा। अगर ऐसे लिखा हुआ Q बराबर माइनस का 1.5 E, क्या ये हो सकता है, ये आवेश हो ही नहीं सकता। आवेश में हमेशा इस तरह का आएगा। यहाँ पर Q बराबर कितना है, 0 है। शून्य हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, अब आ गया ना समझ में। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश। मूल आवेश कौन सा आता है, बार बार हम क्या लिखते हैं, ई तो लिखना ही पड़ता है हर बार। तो वो जो बार बार आता है वो कौन सा होता है, मूल होता है। मूल आवेश का क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है। तो कोई भी आवेश जो होगा वो मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होगा, जहां n क्या है, पूर्णांक है। ये लिखना जरूरी है। अगर आपने ये पूर्णांक नहीं लिखा, इसका मतलब तो Q क्या है, E का गुणज है। वो गुणज कोई भी हो सकता है, पूर्णांक गुणज होना चाहिए। ये आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। और इस E को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा। मूल आवेश है, इसको क्वांटा कहा जाता है। अगर आपसे ये कहे Q का मान 1/2 E हो सकता है क्या, आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। इसलिए ऐसा नहीं होता। या तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, या 2 लोगे, या 3 लोगे, या 1 2 3 दोगे, या फिर न लोगे न दोगे, तो क्या आवेश होगा, शून्य। क्योंकि पहली बात में उदासीन था।